टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो सो दिस इज़ अवर लास्ट चैप्टर एंड द लास्ट यूनिट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा। बीच बीच में एमसीक्यूज भेजते रहूँगा मैं, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं इसकी फ़ोटोज़ या पीडीएफ भेजते रहूँगा, है ना। तो अभी के लिए ये हमारा लास्ट चैप्टर है एजिंग, इसके फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड हेल्प विद एजिंग। तो इसमें क्या है, नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एजिंग के साथ में क्या क्या चेंजेस होता है फिजियोलॉजिकल, ये हमें पढ़ना है मेनली, है ना। तो आपको पता है कि एजिंग के साथ में क्या होता है, कई सारे फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है। मसल्स मास की बात करें, बोन की डेंसिटी बात करें, है ना, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी की बात करें, तो सारे चीज़ों में क्या है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर चीज़ में आपको एक फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी में कमी दिखने को मिलेगी विथ एज। जैसे हम ओल्डर होते जाएंगे, जैसे बुढ़ापा आते जाएगा, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी, आपको कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेनली उससे रिलेटेड एमसीक्यू जिसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, हैव अ क्विक सेशन ऑफ दिस चैप्टर। विथ एजिंग अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं कि फैट फ्री मास कम होगा। क्या होगा, फैट फ्री मास कम होगा, है ना। फैट फ्री मास मतलब मसल्स मास, टिश्यूज का मास जो भी है वो कम होगा विथ एजिंग। एक मिनट, हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, एज के साथ में क्या देखने को मिलता है कि फैट फ्री मास में कम होगा, है ना। अब क्या है ऐसा, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। हार्मोनल लेवल में चेंजेस देखने को मिलता है, तो उस वजह से क्या है, हमारा फैट फ्री मास कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी देखने को मिलती है एज के साथ में। जैसे फीमेल में एस्ट्रोजन कम होता है, वैसे ही मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, तो मेल या फीमेल दोनों की बात करें तो जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्डअप करते हैं, जो मसल मास, बोन डेंसिटी, इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन हॉर्मोन्स का लेवल एज के साथ में कम देखने को मिलेगा। आफ्टर 40, आफ्टर 35, ठीक है, उनका एक डिक्रीमेंट दिखेगा उन हॉर्मोन्स का लेवल। तो उसके वजह से क्या है कि मसल मास में भी कमी देखने को मिलती है ना। स्पेसिफिकली टाइप टू मसल फाइबर कम होता है, वाइट मसल फाइबर एज के साथ में कम होता है। क्योंकि वाइट मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट कब होता है, जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं हम, और एज के साथ में जब हम बढ़ते जाते हैं तो हम ऐसा कोई लोड नहीं लेते बॉडी के ऊपर, ऐसे कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म नहीं करते 40-50 साल वाले। वो अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो किसी टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, नॉर्मल जॉगिंग हो गया, जिसमें किस का रिक्रूटमेंट होता है, यस, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में कौन सा मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट होता है, नॉर्मल जॉगिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में कौन सा मसल फाइबर का इस्तेमाल होता है, टाइप 1 या टाइप 2, यस अतुल, कुशल। नॉर्मल वॉकिंग जॉगिंग में कौन से मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट होता है, टाइप 1 या टाइप 2? अरे सिंपल सा तो है, सबको पता है, क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो जल्दी से बोल दो, इंतजार क्यों कर रहे हो कि ये बोलेगा वो बोलेगा, मैं बोलूँगी वो बोलेगी। हाँ, ठीक है, सबको पता है ये। तो टाइप 1 मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट होता है, तो टाइप 2 मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट एज के साथ में हम कम कर देते हैं, क्योंकि हम इतना लोडिंग वाला वर्कआउट ही नहीं करते हैं, राइट। सार्कोपेनिया, मसल मास का डिक्रीमेंट, मसल प्रोटीन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो मसल्स लॉस होती है, ठीक है। डिक्रीज इन मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और ये सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा आपको चेंजेस, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस में कमी आती है,
डाइट में कमी आती है, एनर्जी का मतलब हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होता है, मसल मास कम होता है। मसल मास क्या होता है, कम होता है। और फेट फ्री मास बोल सकते हैं इसको, मसल मास को फेट फ्री मास कम होता है। और साथ ही साथ फेट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, फेट का डिपोजिशन बढ़ जाता है। जो हमारी एबिलिटी है फेट को ब्रेक डाउन करने की, वो एज के साथ में कम हो जाती है। फेट का डिपोजिशन एज के साथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके मल्टीपल रीजन्स हैं। हम इतना एक्टिविटी भी नहीं करते, हमारा मेटाबॉलिक इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, हार्मोनल्स लेवल में चेंजेस आना, एज के साथ में एक्टिविटी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बढ़ जाना, तो ऐसे मल्टीपल रीज़न है। अब स्ट्रेंथ की बात करें, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें, तो नॉर्मल सी बात है, नो डाउट कम होगी एज के साथ में, फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से, मसल मास के कम होने की वजह से, है ना। और एजिंग के साथ में टाइप 2 मसल फाइबर को हम लॉस करते हैं। इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एज ऑन मसल फाइबर, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी डिक्रीज इन टाइप 1 मसल फाइबर, देयर विल बी डिक्रीज इन टाइप 2 मसल फाइबर, ठीक है। और बोथ टाइप 1 मसल फाइबर एंड टाइप 2 मसल फाइबर डिक्रीजेस, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा कि डिक्रीज इन टाइप 2 मसल फाइबर विथ एज, है ना। साथ ही साथ endurance training, whereas endurance training do little prevent of cross sectional loss in muscle mass, strength training can maintain or increasing the cross sectional in human। अब अगर एक्सरसाइज करें तो डिक्रीमेंट तो होगा, पर जितनी रफ्तार से कंपेयर करें एक एक्सरसाइज वाला पर्सन और एक नॉन एक्सरसाइज वाला पर्सन, दोनों में जो मसल मास में आप डिफरेंस देखोगे तो इतना नहीं रहेगा। इतना रहेगा मतलब क्या बोलेंगे कि जो नॉन ट्रेंड है, अनट्रेंड पीपल में मसल मास लॉस ज़्यादा होगा, उन ट्रेंड पीपल में मसल मास की लॉस होने की कैपेबिलिटी, जितनी रफ्तार से वो लॉस होगा मसल मास, उतना नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग करने से क्या है, मेंटेन रह सकता है हमारा मसल मास एज के साथ में। लॉस तो होना ही है, ऑब्वियसली एज आ रही है तो लॉस तो होना ही है एक ना एक दिन, पर जो स्पीड है उस हिसाब से जो एजिंग आ रही है उसकी स्पीड में ब्रेक लगता है ड्यू टू एक्सरसाइज। बॉडी वेट, हाइट डिक्रीज होती है एज के साथ में। आप देखोगे कि जो बूढ़े होते जाते हैं वो थोड़ा सा आगे की साइड बेंड होते दिखते हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा एजेड हो जाता है ना 90+, वो देखोगे आपको आगे की साइड में बेंड होके दिखेंगे। उनकी जो डिस्क है ना उसमें जो गैप है वो कम हो जाती है, फ्लूइड हमारी बॉडी से जो हर जगह जो भी जॉइंट्स है हर जगह से फ्लूइड्स रिमूव हो जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड में डिक्रीमेंट दिखेगा, है ना। ये जो बोन्स है इसमें थोड़ा सा आपको फ्रिक्शंस की वजह से डिक्रीमेंट दिखेगा। एंड प्लेट होती है, जो बोन की एंड प्लेट होती है उसमें आपको रगड़ रगड़ दिखेगी, फ्लूइड कम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाइट पे जो इफेक्ट होगा वो डिक्रीज होगा, हाइट में डिक्रीज, राइट। जैसे आपको मैंने बोला फेट बढ़ेगा, है ना, फेट का मोबिलाइजेशन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करते टाइम हमारी एबिलिटी कि हम फेट को इस्तेमाल कर सकें, वो एबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। बॉडी फैट इंक्रीज हो जाएगा। बियॉन्ड एज ऑफ 45 फैट फ्री मास डिक्रीजेस, यस, सेम चीज फिजिकल एक्टिविटी के कम होने की वजह से। एक्सरसाइज ट्रेनिंग कैन हेल्प एटेन्यूएट दिस चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन इवन इंडिविजुअल एज ओल्ड एज 90 to 100। एक्सरसाइज ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना बॉडी कंपोजिशन में, इसमें कमी देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज की वजह से फेट का जो बढ़ने की रफ्तार है उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ेगा फेट, है ना। जो इफेक्ट हो रहा है बॉडी कंपोजिशन पे वो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा इफ़ यू आर एक्टिव पर्सन,
मैक्सिमम स्ट्रेंथ कम हो जाती है एज के साथ में, है ना। एज रिलेटेड लॉस इन स्ट्रेंथ, अब आपको पता ही है क्यों कम होगी, मसल मास कम हो जाता है, ठीक है। और टाइप 2 मसल फाइबर भी कम हो जाता है, इस वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में टाइप 2 मसल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है, डेट वी हैव स्टडीड इन मस्कुलर सिस्टम, है ना। तो एज के साथ में एक तो मसल मास का कम होना, टाइप 2 मसल फाइबर का कम होना, इसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाता है, मसल्स का डायामीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाता है, जो कि टाइप 2 मसल फाइबर का डायामीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू टाइप 1, ये आपको पता है। टाइप 2 मसल फाइबर का डायामीटर टाइप 1 मसल फाइबर से बड़ा होता है। टाइप 2 मसल फाइबर का भी कम होगा तो ओवरऑल मसल मास भी कम होगा, कम दिखेगा, हाइपरट्रोफी नहीं नज़र आएगी मसल्स में, और वे कैंसर लीन होते जाएगी, मसल्स पतली होते जाएगी, टोटल डायमीटर मसल्स का, टोटल मास मसल का कम हो जाएगा अल्टीमेटली। साथ ही साथ वेदर रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर, डायमीटर मसल्स का कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मसल्स का कम हो जाएगा एज के साथ में, फाइबर का एरिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, एक्सरसाइज की वजह से हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को एंड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, एजिंग को हम रोक नहीं सकते एक्सरसाइज की वजह से, पर जिस रफ्तार से एजिंग हो रही है उसको हम रोक सकते हैं एक्सरसाइज की वजह से। ऑक्सीजन अपटेक में जो मसल्स ऑक्सीजन का अपटेक करती है, हम बोल सकते हैं VO2 मैक्स या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन पर मिनट पर केजी ऑफ मसल मास, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यंग एथलीट का है ऑक्सीजन अपटेक पर मिनट, और ये मिडिल एज्ड का है। अब इसमें कमी क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इतना एफिशिएंसी काम से नहीं कर पाएगा। हार्ट रेट में एज के साथ में कम, एज के साथ में आपने फार्मूला देखा होगा हार्ट रेट का, एज माइनस के साथ में, है ना, 220 माइनस एज, एक और फार्मूला है उसमें भी एज फैक्टर है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड की सप्लाई मसल्स की तरफ कम होगी, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन पर केजी पर मिनट, पर केजी ऑफ मसल पर मिनट कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एज के साथ में ना जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें क्या आ जाती है, स्टिफनेस, इसका जो कंपाइलेंस है वो कम हो जाता है, मतलब जैसे ये इलास्टिसिटी ब्लड वेसल्स की कम हो जाती है ना। कई सारे एंडोथेलियल डिसफंक्शंस भी होते हैं इसमें। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था कि ब्लड वेसल्स में कुछ वेसोडायलेटर्स सीक्रेट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो एंडोथेलियल लेयर है वो क्या सीक्रेट करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, जिसके वजह से क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट होती है, इसका डायमीटर बढ़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, वेसोडायलेटर है। अब क्या होता है, एज के साथ में कई सारे एंडोथेलियल डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो वेसोडायलेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हमारा एज के साथ में बढ़ेगा। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं हो पा रही, ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आ चुकी है। ब्लड वेसल्स अगर कंट्रैक्टेड स्टेट में लंबे टाइम तक रहेगी, कंट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी, डायमीटर ब्लड वेसल का कम रहेगा और उसमें से ब्लड फ्लो कम होगा। जैसे हम पाइप का डायमीटर कम कर दें, एक पाइप से हम गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उस पाइप को हम दबा दें तो तेज़ी से पानी निकलेगा, प्रेशर वाटर का ज़्यादा होगा। वैसे ही एज के साथ में एंडोथेलियल डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स ना डायलेट नहीं हो पाती, पेरिफेरल वेसो कंट्रैक्शन, वेसो डायलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में आपको देखोगे एज के साथ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हर किसी में, ये नॉर्मल है ना। तो इसमें आप पढ़ लेना रेगुलर।
बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, इस चीज़ में अपने को एक प्रिवेंशन की तरह काम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, जैसे आपको पता ही है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेट होगा ब्लड वेसल से। तो क्या है, एक्सरसाइज करने से क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स मेंटेन रहेगा नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज करने से, राइट। अब एंड्योरेंस परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं इन सारी चीज़ों में, एज के साथ में ये सब चीज़ें होती ही है। हार्ट रेट पर मिनट मतलब पर ईयर 1 बीट हार्ट रेट कम होगा, हर साल आपका 1 बीट हार्ट रेट कम होगा, है ना। अब एक्यूरेट फॉर्मूला ये है मैक्सिमम हार्ट रेट नापने का। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा 220 माइनस एच, ठीक है, बट एक ये फॉर्मूला है, इट इज़ मोर एक्यूरेट, है ना। तो एज का एक फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी वैसे वैसा मैक्सिमम हार्ट रेट कम होते जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा ऑब्वियसली, है ना। मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि हमारी जो हार्ट की मसल्स है फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन में कमी आ सकती है, डिस्टेंसिबिलिटी कम हो सकती है ना, हार्ट की मसल्स भी वीक हो जाती है, ठीक है। बाकी ये तो नॉर्मल कंडीशन है। एज के साथ में कई सारी डिसीज भी देखने को मिलती है, उसके साथ में भी चेंजेस देखने को मिलता है नेगेटिव, राइट। तो आर्टेरियल स्टिफनेस एज के साथ में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में साइज में डिक्रीमेंट या फिर फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन में डिक्रीमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। HRMX भी कम हो जाता है एज के साथ में, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फ्लो एज के साथ में कम होगा। पेरिफेरल ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड हमारी बॉडी के पार्ट्स में जाता है थ्रू आउट द बॉडी, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की तरफ, लिम्स में हो गया, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, थाई में हो गया, ये सारी जो ब्लड वेसल्स जाती है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, सराउंडिंग के ब्लड वेसल्स, तो उसका पेरिफेरल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस में कमी देखने को मिलेगी, है ना। और क्या चेंजेस है, ट्रेनिंग के साथ में कई सारे पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स फुल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दोनों कम दिखेगा, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना। टोटल लंग कैपेसिटी रिमेन अनचेंज, टोटल लंग कैपेसिटी में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। लंग का साइज कम नहीं होता है, हाँ उसकी एबिलिटी कि कितना हम बाहर निकाल रहे एयर को एक बार में, रेस्पिरेशन एबिलिटी, इंस्पायरेशन एबिलिटी में कमी आएगी, पर एयर इनसाइड दी लंग्स, टोटल एयर कैन बी ट्रेप्ड इनसाइड दी लंग्स कैन नॉट बी, विल नॉट चेंज, राइट। द इंक्रीजिंग रेसिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी रेशियो means there is a less air can be exchanged in the lungs each breathing। रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एयर जो हम बाहर निकाल पा रहे हैं या इन कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी कम हो जाना। हम एक्सपायरेशन, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती है ना, इंटरकोस्टल मसल्स, नॉर्मल सी बात है, डायफ्राम, ये सारी मसल्स वीक हो जाती है, तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ वेयर वी कैन एक्सेल डिक्रीजेस और इनहेल डिक्रीजेस, तो रेसिडुअल वॉल्यूम में भी आपको इंक्रीज होगा। आपको याद रखना है क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम का इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है, मतलब ज़्यादा एयर इनसाइड द लंग्स रहेगी आफ्टर एक्सेल, तो ये इंक्रीज होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में दे दूँ, व्हाट आर द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस विथ एज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको मैंने कुछ ऑप्शंस दे दिया, फिर यहाँ पे कोडिंग दे दी ABC, चूज द करेक्ट अबाउ, इसमें से C सही है, B सही है, D सही है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक दे दिया इंक्रीजिंग रेसिडुअल वॉल्यूम,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्या दे दिया मैंने आपको, लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी विल इंक्रीज और विल बी नो चेंज। यहाँ पे लिख देते टोटल लंग कैपेसिटी रिमेन अनचेंज। और क्या ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस, वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है कोड। यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा, एक गलत डाल दूंगा कोई सा, इसको रेसिडियल वॉल्यूम को मैं भी डिक्रीज कर देता हूँ। चलो यहाँ पे डिक्रीज कर दिया मैंने, तो ये ए बी सी और डी है ना, ये मैंने दे दिए। अब इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है, कौन सा चाहिए, बी वाला, सी वाला या डी वाला, ए बी सी वाला, ठीक है, सी ए डी वाला। इसमें से बताओ कौन सा सही है आंसर। इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, तो आप में डिफ्रेंशिएट करना है इन चीज़ों को कि क्या क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, खासकर जब हम कंपेरेटिव बात करें। अभी आपको आपको दिख रहा है कि हाँ रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बट कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे जब आपको नहीं पता है, अभी हम इतना इन्फोर्स नहीं कर रहे कि कम हो रहा है क्या क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है, इन चीज़ों को हम ध्यान से नहीं समझ पा रहे, तो उस टाइम पे आपको ये कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है इस छोटे से कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बट आपको चारों में से तो कुछ सिलेक्ट करने हैं ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, BCD होगा ना, यस, एम आई राइट। टोटल लंग कैपेसिटी रिमेन अनचेंज, डिक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और ये जो पॉइंट था ये मैंने याद रखा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैंने ये याद रखा है, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है, बट यहाँ पे तो डिक्रीज दिखा रहा है, तो मैं ए वाले पॉइंट को यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा, ए वाला हटा दिया, ए वाला हटा दिया, ये वाला बच्चा। और इनको भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि BCD सही है कि नहीं, यस बी वाला ये है, सी वाला ये है, डी वाला ये है, यस यस। और तो आंसर मेरा एक्यूरेसी बढ़ गई। ऐसे आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है आपके क्वेश्चंस की। एग्जाम में कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, मैं आपको बोलूँगा आप हर चीज़ पे एक एक पेज भर के लिख दोगे आंसर्स, पर वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना, वो ऑब्जेक्टिव है। आपको आखिर सिलेक्ट 4 में से एक ही करना है, तो उस टाइम पे क्या काम देगा, एक्यूरेसी। तो छोटे छोटे पॉइंट को ना आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ समझ कर ध्यान रखना है कि ये बड़ा ये कम क्यों हुआ, हर चीज़ में डिफ्रेंशिएट करके चलो और माइंड में हर चीज़ को एक इंपॉर्टेंस देके चलो, ठीक है। डिक्रीज इन VO2 max, नो नीड टू एक्सप्लेन। VO2 max कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम हार्ट रेट कम हो जाएगा। VO2 max का फॉर्मूला आपको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, VO2 max आपको पता ही है, कार्डियक आउटपुट क्या है, VO2 max कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट, इसको Q से डिनोट कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को, इनटू आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, यह वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कार्डियक आउटपुट मैक्स और ये भी मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा, VO2 max। अब ये कार्डियक आउटपुट मैक्स कम हो रहा है क्योंकि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ओवरऑल भी कम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन कम होगा, ठीक है। तो एज के साथ में हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कम होती है, इसलिए VO2 max भी कम होगा, सिंपल। राइट, तो मेन चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो VO2 max किस वजह से कम हो रहा है, VO2 max कम हो रहा है इस फैक्टर के वजह से, इस फैक्टर में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम इज मोडेस्टी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मैक्सिमम
arterial venous oxygen difference typically does not change with age. Point to be remember. Point to be remember. मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम किस वजह से कम हो रहा है? मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट की वजह से. मैक्सिमम VO2 मैक्स. VO2 मैक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? राइट डाउन. VO2 मैक्स डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट मैक्स के ऊपर और आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस के ऊपर. इन दो चीज़ों के ऊपर VO2 मैक्स डिपेंड करता है. ठीक है, क्या दो चीज़ें हैं? कार्डियक आउटपुट मैक्स और आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस. और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? हार्ट रेट. ये कार्डियक आउटपुट मैक्स इस पे डिपेंड करता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. अब ये दोनों कम हो जाएंगे तो ये भी कम हो जाएगा. तो जो एज है, एज के साथ में जो VO2 मैक्स में कमी देखने को मिलती है वो किस वजह से है? इस वजह से, ना कि आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन डिफरेंस की वजह से. तो आपको क्या याद रखना है? लिखो, राइट डाउन, डिक्रीज इन VO2 मैक्स, है ना. नाउ उसके नीचे लिखो, डिक्रीज इन VO2 मैक्स इज ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट. बट arterial venous oxygen difference will not change as much or not contribute in decreasing VO2 max. इसको लिख दो remain unchanged, ऐसा लिख दो बस. कम होता है, मैंने क्या बोला? आर्टेरियल वेनस ऑक्सीजन कम होता है, पर इतना नहीं कम होगा. समझ रहे हो ना? जितना कंपैरेटिवली कार्डियक आउटपुट कम होगा. तो मेजर कंट्रीब्यूशन VO2 मैक्स को कम करने के लिए किसका है? कार्डियक आउटपुट रीजन है. ये भी कम होता है पर इसका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है. ये चीज़ ध्यान रखना. रिमेन अनचेंज की जगह आप लिख सकते हो चेंज लिटिल, चेंज लिटिल, चेंज वेरी लिटिल. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में. ठीक है. अब हार्ट रेट क्यों कम होता है? मैक्सिमम हार्ट रेट क्यों कम होता है? यस, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाता है. इंट्रांसिक कंट्रोल हार्ट का कम हो जाता है. एक मिनट में आपको बताता हूँ ये मिटा के रफ करके. हार्ट रेट कम क्यों होता है एज के साथ में? तो डिक्रीज इन HR मैक्स इज एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन हार्ट रेट इंट्रांसिक रेट but also could be decreased due in sympathetic nervous system activity and alteration in conduction system. इंट्रांसिक कंट्रोल हार्ट का क्या है? AC नोड और AV नोड. एक्सट्रांसिक क्या है? हार्मोनल चेंजेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये इंट्रांसिक कंट्रोल है. इंट्रांसिक कंट्रोल क्या है? इंट्रांसिक कंट्रोल क्या है हार्ट रेट का? AC नोड की वजह से हार्ट रेट स्टिमुलेट होती है, जनरेट होती है ड्यू टू AC नोड. तो उसमें भी कमी देखने को मिलती है, इंट्रांसिक कंट्रोल में भी, इंट्रांसिक रेट में भी, और SNS के एक्टिवेशन में भी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलता है. क्लियर है? तो लिखो डिक्रीज इन हार्ट रेट, राइट डाउन, डिक्रीज इन हार्ट रेट. उसके आगे लिखो ड्यू टू, नीचे बस ऐसे सिंबल बना देना डिक्रीज का, डिक्रीज इन इंट्रांसिक रेट एंड डिक्रीज इन SNS.
क्या लिखोगे, लिख लिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट, तो रीज़न क्या लिखोगे, आगे डैश करके लिखो, एरो करके, डिक्रीज इन इंट्रांसिक रेट एंड डिक्रीजिंग एसएनएस एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको VO2 मैक्स जैसे मैंने बताया क्यों कम होता है, ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से। ब्लड का फ्लो का कम होना मतलब कार्डियक आउटपुट का कम हो जाना। अब देखो कितना चेंजेस होता है VO2 मैक्स में, 10% पर डिकेट, हर 10 साल में 10% का चेंजेस देखने को मिलता है VO2 मैक्स में नॉर्मली। हर 10 साल में 10% का चेंजेस देखने को मिलता है VO2 मैक्स में। ठीक है, VO2 max decreases 10% per decade with age, approximately 10%. एरोबिक कैपेसिटी वही सेम 10%। VO2 max इंडिकेट करता ना एरोबिक कैपेसिटी को। मेल और फीमेल में सिमिलर चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया ये, देयर विल बी सिमिलर चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिक्रीज इन एरोबिक कैपेसिटी अमंग मेल और फीमेल, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये सही होगा कि मेल और फीमेल में एरोबिक कैपेसिटी सिमिलर चेंजेस होता है, जो डिक्रीमेंट होता है वो सिमिलर होता है। ये स्टेटमेंट को याद रखना। असेसन और रीजन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये स्टेटमेंट को याद रखो कि मेल और फीमेल में सिमिलर चेंजेस देखने को मिलेगा एरोबिक कैपेसिटी में। अगर हाईली ट्रेंड की बात करें, हाईली ट्रेंड एंड्योरेंस एथलीट, हाईली ट्रेंड एंड्योरेंस की बात करें, also there is a wider variation in result of different studies. A higher VO2 max and VO2 max decline at a same rate and it will remain higher than that of sedentary people. देखो अभी क्या होगा, स्टडी के हिसाब से क्या है कि एज में चेंजेस तो आता ही है, एज में चेंजेस तो आता ही है, पर जो एंडोरेंस एथलीट है, ट्रेंड एथलीट है, उसमें अनट्रेंड के कंपेयर में इतना चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम चीज़ है ना, बस यही है और क्या, कि जो चेंजेस आता है वो ट्रेनिंग के वजह से, हमें जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है एज का, वो ट्रेनिंग की वजह से इतना नहीं होता है। स्मॉलर रिडक्शन ड्यू टू ट्रेनिंग इन एथलीट्स। द एबिलिटी टू अडॉप्ट ट्रेनिंग was once thought to decrease greatly with aging. As we know that older subjects train at relatively higher intensity, then they have ability to increase their endurance capacity and strength and training. एज के साथ में ट्रेनिंग करने की एबिलिटी में भी कमी आती है, हम एज के साथ में इतनी हायर इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते। नाउ older athlete appear to be a get some benefit. अब ट्रेनिंग करने के साथ में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट, राइट, डिक्रीज इन बॉडी फैट, फैट मास, इंक्रीज इन फैट फ्री मास फ्रॉम ट्रेनिंग। It appears that aging does not impair the person's ability to increase the muscle strength and muscle hypertrophy. Individual muscle fiber of older individual also have ability to increasing size. अगर आपकी एज हो चुकी है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब तो मैं मसल मास नहीं गेन कर सकता हूँ, तो ऐसा मत सोचिए। एज के बाद भी आप मसल मास गेन कर सकते हो, हाँ वो रेट में नहीं होगा जितना आप यंग एज में कर सकते हो। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एबिलिटी नहीं है, आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 50 साल तो ज़्यादा हो जाएगा 35-40 के हो गए अगर, फिर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो और अपना मसल मास बढ़ा सकते हो।
एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोड्यूस सिमिलर एब्सोल्यूट गेन इन हेल्थी पीपल। ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाउ परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट इज लार्जर इन विद दोज लो लेवल इनिशियल बेस लाइन विथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग increasing VO2 mass in older exercise result mostly from improvement in muscle oxidative enzyme peripheral adaptations। ये पॉइंट नोट करना, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जो इम्प्रूवमेंट आता है एंड्योरेंस में एजेड पीपल में, वो मेनली किस वजह से आता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम के इम्प्रूवमेंट की वजह से, पेरिफेरल एडेप्टेशंस की वजह से। और जो यंगर में, ये पैराग्राफ को नोट करके रखना, ये देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो एल्डर पीपल है उनमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग और VO2 मैक्स में जो चेंजेस आता है वो किस वजह से आता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम में एबिलिटी में बढ़ने में, ऑक्सीडेटिव एंजाइम के इम्प्रूवमेंट में, पेरिफेरल एडेप्टेशंस बोलेंगे इसको। बट जो यंगर्स में आता है वो आता है कार्डियक आउटपुट के बढ़ने की वजह से। ठीक है, समझ में आया बात आपको? अगर एजेड पीपल ट्रेनिंग करें तो उनका जो VO2 मैक्स किस कारण की वजह से बढ़ता है, उनकी एंड्योरेंस किस वजह से बढ़ता है? एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग मसल्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एक्टिविटी। बट इन केस ऑफ यंगर पीपल जो एंड्योरेंस में एबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा वो दिखेगा कार्डियक आउटपुट के बढ़ने की वजह से, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट के बढ़ने की वजह से। ठीक है, अब मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट तो नहीं बढ़ता ना एल्डर्स पीपल में, तो उसमें दूसरे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या है? ये वाले। Records in running, swimming, cycling, weightlifting indicate that we are in our physical and physiological prime during our 20s and 30s. After that, performance generally decline with age beyond 30 to 35। आपका पीक परफॉर्मेंस, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम किस टाइम पे रहती है? 20 से 30 की एज में रहती है। 30 के बाद में परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ सकता है एज के साथ में। मोस्ट एथलीट परफॉर्म डिक्लाइन स्टडी ड्यूरिंग मिडिल एज एंड ओल्डर एज प्राइमरली बिकॉज ऑफ डिक्रीमेंट इन एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 20s के बाद में, 30s के बाद में आपका परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट आएगा, डिक्लाइन आएगा। पीक परफॉर्मेंस का टाइम क्या है याद रखना, 20 से 30 के बीच में प्राइम। अब और क्या इफेक्ट होता है एजिंग की वजह से? थर्मो रेगुलेशन में हीट को बियर नहीं कर सकते, एरोबिक कैपेसिटी में कमी आएगी, है ना। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा तो थर्मो रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपको पता है ये हमारा हार्ट है, जब ब्लड जाता है मसल्स की तरफ और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्किन की तरफ फर्दर, तो क्या होता है? इंक्रीजिंग एरोबिक कैपेसिटी कैन इंक्रीज द स्किन ब्लड फ्लो, इंक्रीज द स्वेटिंग बाय इंक्रीजिंग द स्वेट ग्लैंड आउटपुट, improve the distribution of blood and exercising muscles। तो क्या होता है, जो एजेड पीपल होते हैं ना उसमें एरोबिक कैपेसिटी कम होती है, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने की वजह से क्या हो सकता है, हम हमारी अगर कैपेसिटी को बढ़ाएं तो थर्मो रेगुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पे अगर स्किन की तरफ नहीं जा पाएगा तो स्वेटिंग नहीं हो पाएगी।
है ना। तो ऐसे एक इंड्योरेंस की प्रॉब्लम है, अगर कार्डियक आउटपुट और सर्कुलेशन ढंग से नहीं है, पेरिफेरल सर्कुलेशन नहीं है ढंग से, तो क्या होगा, स्वेटिंग का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा और थर्मो रेगुलेशन में और हीट को हम एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट एरोबिक ट्रेनिंग करने की वजह से इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और बेटर थर्मो रेगुलेशन होगा। एज के साथ में थर्मो रेगुलेशन में कमी आएगी। एबिलिटी टू डिसिपेट हीट विल decreases with age. इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल टू टॉलरेट एक्सरसाइज इन हीट कम हो जाती है, जैसे आपको मैंने बताया, है ना। थर्मोरेगुलेटरी से कंट्रोल हमारा उस पर कम हो जाता है, हम हीट को अच्छे से हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि स्किन की तरफ जो ब्लड फ्लो है ना, उसमें हमको कमी देखने को मिलती है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का स्किन की तरफ वो कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ना, यंगर्स में। रेगुलर एक्सरसाइज स्वेटिंग रेट इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इंडिविजुअल एज वेल एज इन यंगर। तो एज के साथ में क्या होता है, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्किन डिक्रीजेस, बट इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज तो इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है थर्मल रेगुलेशन में, स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा हमारा। कोल्ड, आपको देखा होगा, आपको पता होगा, जो ओल्डर रहते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है ना। तो कोल्ड की एक प्रॉब्लम है एज के साथ में, कोल्ड को बियर टॉलरेंस एबिलिटी हमारी कम हो जाती है। एन एक्टिव लाइफ स्टाइल अपेयर टू एसोसिएट विद इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, जस्ट इंपॉर्टेंट एज लाइफ स्टाइल लीड टू हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंक्रीजिंग इंजरी के चांसेस एज के साथ में बढ़ जाते हैं। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज नॉट इंक्रीज इन दोज हु आर रेगुलरली एक्टिव बट इंक्रीज दोज हु सेल्डम एक्सरसाइज। अब देखो, आपने कई बार सुना होगा कि एक्सरसाइज करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये आ गया, ये उनके लिए है जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खासकर, है ना। जो एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक आ सकते हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें ये चांसेस देखने को नहीं मिलता कि एक्सरसाइज की वजह से कुछ हार्ट में स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया, या कुछ स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई, या कुछ भी सडन डेथ हुई। इनएक्टिव पीपल